ये आपने यूरोप के पेरिस की कहानी देखी, लेकिन अब मैं आपको पश्चिम एशिया के पेरिस लेकर चलूंगी। जो लेबनान अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी खुशहाली के लिए कभी पश्चिम एशिया का पेरिस कहा गया था, वो लेबनान आज अपनी बर्बादी की कहानी देख रहा है। आज ये लेबनान लहूलुहान है। 16 मई की बात है। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका के जिगरी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से सीज फायर की मियाद बढ़ाई। वादा किया 45 दिन तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एकदम उलट। लेबनान पर हमले जारी हैं आज भी। कहने के लिए तो तेल अवीव हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन तबाही लेबनान की आम जनता झेल रही है। हालात बिगड़े, लाशें बिछने लगी, शहर खंडर होने लगे। तो सवाल उठा, क्या लेबनान नया गाजा बनेगा? ये सवाल आज दुनिया के हर उस इंसान के जहन में कौंध रहा है जो पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति को समझता है। इसकी वजह भी है दक्षिणी लेबनान के वो 7 गांव, खौमीन, अल्फौका, बनाफूल, अरब सलीम, रूमीन, आजजे, अर्की और जबा, जिन्हें इजरायली सेना ने तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इजरायल ने साफ कर दिया कि लोग अपनी जान बचाएं और कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाएं, क्योंकि वहां पर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैंने इजरायली सेना को बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करने का निर्देश दिया है। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी जहां हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला करे और बेरूत में स्थित उसका आतंकी मुख्यालय हमारी पहुंच से बाहर रहे। हम दक्षिणी लेबनान में अपनी जमीनी कार्रवाई को और तेज कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। वो भाग रहा है। तारीखें गवाह हैं, जब भी ऐसे अल्टीमेटम आते हैं, हंसती खेलती बस्तियां चंद घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। गाजा का बुरेज शरणार्थी कैंप इसका जीता जागता सबूत है, जहां घनी आबादी वाले ब्लॉक 9 पर हुए ताजा हमले में एक और जिंदगी बारूद के धुएं में खो गई। तो क्या बारी लेबनान की है? लेकिन इस खूनी संघर्ष के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इतिहास के पन्नों को 26 साल पीछे धकेल दिया। लेबनान की पहाड़ियों पर लितानी नदी के ठीक ऊपर 900 साल से सीना ताने खड़ा ऐतिहासिक बोफोर्ट किला आज एक बार फिर जंग का सबसे बड़ा मोहरा बन गया। इजरायली सेना ने इस रणनीतिक किले पर दोबारा कब्जा कर वहां अपना और अपनी गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहरा दिया। साल 2000 में इजरायल भारी दबाव के बाद यहां से पीछे हटा था, लेकिन आज इतिहास ने खुद को क्रूरता से दोहराया। किले पर कब्जा हुआ तो तेल अवीव से बयान आया, कहा गया हिजबुल्लाह का खात्मा किए बिना इजरायल लेबनान से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। बोफोर्ट को हिजबुल्लाह की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों में से एक माना जाता है। ये मेटुला और गैलील प्रायद्वीप के सभी समुदायों पर निगरानी और सर्वेक्षण रखता है। इस स्थिति ने हिजबुल्लाह को उत्तरी समुदायों और आईडीएफ बलों पर नजर रखने और उन पर गोलीबारी करने की क्षमता प्रदान की। हालांकि आज हम पुष्टि कर सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने यहाँ नियंत्रण हासिल कर लिया है। बोफोर्ट ईरानी संरक्षण में स्थापित आतंकवादी ढांचे का एक स्पष्ट उदाहरण है और हम इस ढांचे को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, जहां से उत्तरी समुदायों पर सैकड़ों हमले किए गए थे। तो क्या है लेबनान के बोफोर्ट किले की दास्तान? क्यों इसे जीतने के लिए सल्तनतें सदियों तक टकराती रही हैं? अब आपको ये बताते हैं। बोफोर्ट किला दरअसल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये लेबनान की संप्रभुता का प्रतीक रहा है। इसे 12वीं सदी में क्रूसेडर्स यानी ईसाई योद्धाओं ने बनवाया था, जिसे बेलफोर्ट यानी खूबसूरत किला कहा गया। 1189 में मुस्लिम शासक सलाउद्दीन अयूबी ने 1 साल की घेराबंदी के बाद इसे फतह किया था और इसके बाद मामलुक और उस्मानी साम्राज्यों से होते हुए 1970 के दशक में ये फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ का सबसे अभेद्य गढ़ बना। इसने सदियों के युद्ध झेले, सल्तनतों को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत कभी कम नहीं हुई। वैसे महायुद्धों के इतिहास में किले पर कब्जे की ऐसी कहानियां हमेशा से जंग का रुख बदलती आई। याद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध का वो वाकया जब बेल्जियम के अजेय माने जाने वाले एबेन अमाइल किले पर हिटलर के पैराट्रूपर्स ने सीक्रेट ग्लाइडर्स के जरिए सीधे छत पर उतरकर महज कुछ घंटों में कब्जा कर लिया था। या फिर 1941 का ब्रेस्ट फोर्ट्रेस
जहां मुट्ठी भर सोवियत सैनिकों ने जर्मन सेना की विशाल टुकड़ी को हफ्तों तक रोके रखा। किला खंडर हो गया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। इजराइल ने भी बोफोर्ट किले पर झंडा फहराकर लेबनान को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का संदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बारूदी खेल यहीं रुक जाएगा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक शब्दों में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीज फायर का हवाला देते हुए कहा है कि लेबनान पर हमला पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध थमने के लिए नहीं बल्कि एक और महाविनाश की तरफ बढ़ने के लिए रफ्तार पकड़ रहा है। लेबनान में ज़ायोनी शासन के जरिए हाल के दिनों में अत्याचारों में बढ़ोतरी का एक स्पष्ट कारण है। राजनयिक प्रक्रियाओं से स्थिति में सुधार की थोड़ी सी भी संभावना को खत्म किया जा सके, और इसके लिए एक बार फिर अमेरिका जिम्मेदार है। हम अमेरिका और ज़ायोनी शासन को दो अलग अलग कारक नहीं मान सकते। लेबनान में युद्ध विराम किसी भी युद्ध विराम और युद्ध खत्म करने के किसी भी अंतिम समझौते का अभिन्न अंग है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस महायुद्ध पार्ट 2 का खौफनाक ट्रेलर है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। साइलोस के दरवाजे खुल रहे हैं, लॉन्चर्स की पोजीशन ली जा चुकी है। लेबनान की पहाड़ियों से उठी ये चिंगारी अब सीधे तेहरान के मिसाइल बेस को ट्रिगर कर रही है। खेल अब सिर्फ गाजा या लेबनान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। दुनिया एक ऐसे परमाणु और मिसाइल युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वापसी का रास्ता शायद किसी के पास नहीं होगा। हॉर्मुज से लेकर ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स का सीक्रेट धीरे धीरे इन तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहा है। जब ऐसा लगता है कि डील क्लोज होने वाली है, तभी ईरान अमेरिका को नया शॉक देता है। दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और इजरायली बमबारी ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल टनल्स को मलबे में तब्दील कर दिया है, मगर CNN की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है ईरान ने अपने 69 में से 50 अंडरग्राउंड टनल एंट्रेंसेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। सिर्फ बुलडोजर और डंप ट्रक्स के जरिए ईरान ने अमेरिकी बॉम्बिंग स्ट्रैटेजी की सीमाओं को एक्सपोज कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का मिसाइल आर्सेनल पूरी तरह सिक्योर है और वो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक रिटेलिएशन यानी बड़े हमले के लिए तैयार है। बातचीत की शुरुआत संदेह के माहौल में हुई और संदेशों का आदान प्रदान भी उसी माहौल में हो रहा है। इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुद्दे जटिल हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कूटनीति शक्ति का विकल्प नहीं है। जब तक अमेरिका इन सैटेलाइट वाली रिपोर्ट पर रिएक्ट करता, ईरान के IRGC ने हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर एक नया वीडियो जारी कर दिया। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24/7 पेट्रोलिंग करती ईरान की आक्रामक अटैक बोट साफ दिखाई दी। मैसेज यही है, हमारी नेवी अभी जिंदा है, समंदर के नीचे नहीं। NDTV के नाजरीन को आदाब। इस वक्त हम अपना हॉर्मुज में मौजूद हैं। अपना हॉर्मुज वो इलाका के जो इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस में है, जहाँ की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। रात भी हमले हुए, सुबह भी हमलों की खबरें थी और ईरान का कंट्रोल पूरी तरह इस खित्ते पे, इस अपना हॉर्मुज पे बाकी है और सिर्फ वो ममालिक ही अबूर कर सकते हैं जिनको ईरान की परमिशन हो। अलबत्ता यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं और आप नाजरीन भी देख सकेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो नेवी को तबाह कर चुके हैं और ईरान की नेवी अब निस्तो नाबूद हो चुकी है, लेकिन हम अपनी आंखों से और आप भी देख रहे हैं कि पूरा इलाका इस वक्त अपना हॉर्मुज ईरान नेवी के कंट्रोल में है और ईरान नेवी सिर्फ उन ममालिक के शिप्स और उन कंपनियों को इजाज़त दे रही है कि जिनका जो ईरान की बात मानते हैं, जिनका अमेरिका, इसराइल या उन ममालिक से ताल्लुक़ है कि जो ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक थे, उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इधर जैसे ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये दावा आया कि उन्होंने केशम और गोरुक आइलैंड पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस को नेस्तनाबूद कर दिया, तभी ईरान ने भी पलटवार करते हुए सिरिक आइलैंड के पास अमेरिकी बेस को टारगेट करने का दम भरा। मिसाइल का वीडियो जारी कर दिया। ईरान फिर कह रहा है, अमेरिका को जंग में हम लगातार पीछे धकेल रहे हैं।
युद्ध के इस नए चरण में दुश्मन आर्थिक दबाव, राजनीतिक घेराबंदी और प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे समाज में अंदरूनी कलह और सामाजिक बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो युद्ध के मैदान में मिली अपनी सैन्य शिकस्त की भरपाई कर सके। दुश्मन सोचता है कि इन अंधाधुंध आर्थिक प्रतिबंधों और चौतरफा दबाव के जरिए वो हमें घुटनों पर ला देगा और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाकर इस दबाव को बर्दाश्त करेगा और डट कर मुकाबला करेगा। अब ईरान के इन दावों की वजह भी है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को 3 महीने पहले घुटनों पर लाने की बात कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि डील के तौर पर ईरान को 29 लाख करोड़ रिलीज किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेंच ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर फंसा है। इसे अगले 60 दिनों की बातचीत के लिए टालने की बात है। ईरान कहता है इस पर आगे बात करेंगे। अमेरिका कहता है बिना न्यूक्लियर कोई डील नहीं हो। ईरान का कंट्रोल है, ईरान की इजाज़त से यहाँ पे 30 से 35 शिप्स जो हैं ऑयल टैंकर और दूसरे बड़े शिप्स गुजर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरान अपने मौके पर डटे हुए है और ईरान ने कहा है कि जब तक मुज़ाकरात के लिए जो MOU की बुनियादी हमारी शराइत है वो पूरी नहीं होती, तो हम भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पूरी दुनिया का इक़्तिसादी निज़ाम जिस इलाके में हम खड़े हैं वो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और अपना हुर्मुज़ ही बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के अहम तरीन मौज़ूआत में से एक है, दुनिया की हेडलाइंस में है। दरअसल ईरान भूला नहीं है कि साल 2015 में हुए अमेरिकी परमाणु समझौते को एक झटके में फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तेहरान जानता है कि वॉशिंगटन में बैठी सरकार की नीतियां बदल सकती हैं, इसलिए वो किसी ऐसे कागजी टुकड़े पर दस्तखत नहीं करना चाहता जो उसकी संप्रभुता को कमजोर करे। इस बीच ईरान में अब खुलकर ये बातें भी होने लगी हैं कि अब परमाणु बम हासिल कर लेना चाहिए। हम एक महान देश हैं। हम अपने नेताओं को 2 साल तक जमीन के नीचे नहीं रख सकते। इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। इजराइल दावा करता है आधा मिडिल ईस्ट उसका है और फिर लोग उसे नॉर्मल मानते हैं और कहते हैं कि उसके पास एटम बम होना चाहिए। हमें न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। मैं ये नहीं कहता आज ही, लेकिन अब तैयारी करनी होगी। ये सारे डेवलपमेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ईरान के पास कहीं ज्यादा एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है और वो यूरेनियम को 90% संवर्धित करने यानी एटम बम बनाने के मुहाने पर खड़ा है। तो क्या ईरान अपना परमाणु सरेंडर करेगा? वैसे 50 सुरंगों का दोबारा खोलना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की आक्रामक पेट्रोलिंग ये साफ बयां करती है कि तेहरान दबाव में झुकने वाला नहीं है और अमेरिका के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं। वैसे 2 दिन पहले ही अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हमारी और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तानी आतंकियों पर लाखों डॉलर्स का इनाम रखा है और ये वो आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ दिन रात साजिशें रचते हैं। अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले को लेकर भी यही हुआ। मामले की जांच NIA के हाथ में गई और जो सुराग मिले सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए उसके बाद। अमूमन डिजिटल सर्विलांस के इस दौर में मोबाइल फोन आतंकवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी बनते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड्स ने मोबाइल फोन को ही सबसे बड़ी ढाल बना लिया था। ये एक ऐसी तकनीकी साजिश थी जो 4 साल तक पाकिस्तान की तिजोरियों में सोई रही और अचानक एक दिन जागकर हिंदुस्तान के बेकसूर सैलानियों के खून से सन गई। जांच की शुरुआत उस मुठभेड़ से होती है जिसमें सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 आतंकवादियों फैजल जट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी को ढेर कर दिया। इनके पास से Xiaomi कंपनी के 2 मोबाइल फोन मिले, पहला Redmi 90 और दूसरा Redmi Note 12। शुरुआत में लगा कि ये सरहद पार से खरीदे गए आम फोन है, लेकिन जब NIA ने इनके IMEI नंबर के जरिए Xiaomi ग्लोबल से इसकी हिस्ट्री निकलवाई, सप्लाई हिस्ट्री, तो खुलासा बेहद शॉकिंग था। रिकॉर्ड बताते हैं कि इनमें से पहला फोन यानी Redmi 90 जनवरी 2021 में पाकिस्तान पहुंचा था। कराची की सीरत टेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये वहां पर इंपोर्ट हुआ था। इस खेप की बाकायदा फंडिंग और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी और इस व्यवस्था को पूरा करने का काम पाकिस्तान के फैजल बैंक के जरिए किया गया था। जनवरी 2021 से अप्रैल 2025 तक पूरे 4 साल ये मोबाइल फोन
कभी ऑन ही नहीं हुआ। कोई सिम कार्ड नहीं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं, कोई इंटरनेट एक्टिविटी नहीं। ये मोबाइल एक डिजिटल स्लीपर सेल की तरह 4 साल तक पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा कर रखा गया था। ठीक इसी तरह दूसरा फोन यानी Redmi Note 12 लाहौर की एयरलिंक कम्युनिकेशंस के जरिए 2023 में इंपोर्ट किया गया और ये भी हमले से ठीक पहले तक पूरी तरह डेड या निष्क्रिय रखा गया था। 2 अलग-अलग सालों में इंपोर्ट हुए 2 फोन सालों तक पूरी तरह खामोश रहते हैं और अचानक 2025 में एक्टिव होकर सीधे पहलगाम हमले के आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाते हैं। ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। ये सीमा पार बैठे उस संगठित लॉजिस्टिक नेटवर्क की गवाही है जो बेहद सब्र के साथ सालों साल रुककर भारत के खिलाफ साजिशें बुनता है। इस साजिश की परतें यहीं खत्म नहीं होती। जब NIA ने इन फोन्स का डेटा खंगाला तो उसमें कोई कॉल लॉग, कोई व्हाट्सएप चैट या मैसेंजर हिस्ट्री नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि आतंकवादियों ने डेटा डिलीट कर दिया, बल्कि सच ये है कि उन्होंने पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो जानते थे कि मोबाइल नेटवर्क पर आते ही वो रडार पर आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ये वो तकनीक है जो बिना किसी मोबाइल टावर या इंटरनेट के कई किलोमीटर दूर तक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संपर्क बनाए रहती है। फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए किया जा रहा था। और सबसे बड़ी कश्मकश पैदा करती है 30 मार्च 2025 की वो तस्वीर जो हमले से लगभग 3 हफ्ते पहले की है। इस तस्वीर में एक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके पर आतंकवादियों का लगाया हुआ एक टेंट दिखता है। पास में खाना पकाने का स्टोव रखा है, यानी जिस हमले को हम और आप एक अचानक हुई वारदात समझ रहे थे, उसके लिए आतंकवादी हफ्तों पहले से पहलगाम की पहाड़ियों में डेरा डाले हुए थे। ऊंचाई पर बैठकर वो शायद हमारे सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट की रेकी कर रहे थे, रास्तों को चिन्हित कर रहे थे। यानी ये जांच सिर्फ मारे गए 3 आतंकवादियों की कहानी नहीं है। ये जांच पाकिस्तान में बैठे उस गहरे तंत्र यानी डीप स्टेट की ओर इशारा करती है जो आतंकवाद को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कॉरपोरेट स्तर की लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता भी पहुंचा रहा है। जांच एजेंसीज को यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर साजिश रच रही है और इनका दूसरा सिरा मुंबई की तरफ दिखता है। सवाल है, क्या देश की आर्थिक राजधानी एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के उसी खौफनाक दौर की तरफ लौट रही है जिससे उसे बड़ी मुश्किल से आजाद कराया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार साजिश का चेहरा पुराना है लेकिन मोहरे नहीं। हमारी एजेंसीज ने उनके हाथ एक ऐसा सनसनीखेज दस्तावेज लगाया जिसने मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में कराची के एक बेहद सुरक्षित सेफ हाउस से डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम के सबसे वफादार शूटर ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक मोर्चा खोल दिया है। साजिश का तरीका मॉडर्न है, शातिराना है। सरहद पार बैठा ये अंडरवर्ल्ड का नया आका मुंबई के स्थानीय भटके हुए लड़कों को इंटरनेट और एन्क्रिप्टेड वीडियो कॉल्स के जरिए अपनी इस नई जिहादी ब्रिगेड में भर्ती कर रहा था। लेकिन इस साजिश की सबसे घिनौनी परत अब खुली है। गरीब और कम उम्र के लड़कों का सिर्फ मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें चिट्टा यानी सिंथेटिक ड्रग्स के जानलेवा चंगुल में फंसाकर इस काले धंधे और पैसे का लालच दिया जा रहा था। यानी एक तरफ युवाओं के जिस्म में ड्रग्स का जहर घोला जा रहा था और दूसरी तरफ सरहद पार से पंजाब और जम्मू के रास्ते ड्रोन्स के जरिए अत्याधुनिक हथियारों की खेप सीधे इन लड़कों तक पहुंचाई जा रही थी। मकसद बिल्कुल साफ था, मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के नाम पर दहशत का वही पुराना खूनी खेल शुरू करना। लेकिन इससे पहले कि दाऊद का ये वफादार गुर्गा और ISI का ये नया सिंडिकेट अपने नापाक मंसूबों में रत्ती भर भी कामयाब हो पाता, हमारी एजेंसीज ने इस पूरे मॉड्यूल को ऐन वक्त पर ट्रैक कर नेस्तनाबूद कर दिया। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई सफेद पोश चेहरे अब जांच के रडार में हैं। कचहरी में सवाल यही कि कराची के सेफ हाउस में बैठा अंडरवर्ल्ड का ये नया आका आखिर है कौन, और मुंबई के युवाओं को ड्रग्स और जिहाद के इस कॉकटेल में झोंकने की इस गहरी साजिश के पीछे कितने और राज छिपे हैं।
मुंबई का माफिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सरहद पार कराची से रची गई एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बूढ़े होने के बाद अंडरवर्ल्ड का नया आका अब कौन बनने जा रहा है, इसका सबसे बड़ा और सनसनीखेज पर्दाफाश। कराची में दाऊद के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक आलिशान 5 स्टार होटल के पास बने सेफ हाउस से डी कंपनी भारत में एक नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रही थी और इस पूरे खूनी खेल का ऑपरेशनल हेड कोई और नहीं बल्कि दाऊद का सबसे वफादार शूटर मुन्ना झिंगाड़ा है। दिल्ली पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत के अनेक राज्यों में जिन गुर्गों को गिरफ्तार किया है, उनके साथ जो पूछताछ की गई उसमें कुछ खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में रहने वाला मुन्ना झिंगाड़ा, जो कि एक वक्त बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर हुए हमले का प्रमुख आरोपी था, वो कराची के एक सेफ हाउस में बैठकर मुंबई के युवकों को ब्रेन वॉश कर रहा था। एजेंसियों को झिंगाड़ा की वो लेटेस्ट तस्वीरें और चैट्स भी हाथ लगी जो उसने भारत में अपने गुर्गों को भेजी थी। इस बार साजिश सिर्फ अंडरवर्ल्ड की उगाही की नहीं बल्कि मुंबई को दहलाने की थी, जिसकी कमान मुन्ना झिंगाड़ा और उसके करीबी मोहरे हुफैजा के हाथों में थी। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी व्हाट्सएप और सिग्नल चैट से साफ हुआ कि मुन्ना झिंगाड़ा भारत में बड़ी तबाही के लिए नई पौध तैयार कर रहा था। लेकिन इस जिहादी ब्रिगेड के गुर्गों को सिर्फ धर्म का नशा नहीं था बल्कि वो चिट्टा यानी हीरोइन के भी आदी थी। मुन्ना झिंगाड़ा ने कराची से उनके लिए बाकायदा ड्रग्स का इंतजाम करवाया था। गुर्गों ने भारत में ब्लास्ट और टारगेट किलिंग करने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। साजिश के तहत टोकन मनी और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए खतरनाक हथियार और हैंड ग्रेनेड पंजाब के गुरदासपुर में गिराए भी जा चुके थे। इसके राज मुन्ना और उसके गुर्गों के दरमियान हुए चैट से खुले। चैट में मुन्ना अपने गुर्गों से कहता है, माशाल्लाह काम करके आना, नेपाल के रास्ते तुम्हें दुबई बुला लेंगे। बदले में गुर्गे कहते हैं, बड़े साहब पहले चिट्टा दो और 20 लाख रुपए चाहिए। आखिर डी कंपनी मुंबई में अचानक से आक्रामक क्यों हुई है? खुफिया एजेंसियों ने इसका एक दिलचस्प और हैरान करने वाला कारण हमारे सामने रखा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की वजह से डॉन दाऊद इब्राहिम को मिर्च लगी है। इस फिल्म में दाऊद से मिलते जुलते बड़े साहब नाम के किरदार को व्हील चेयर और बेड पर बेहद लाचार दिखाया गया और क्लाइमैक्स में उसे तड़पता हुआ दिखाया जाता है। शायद इसी फिल्म से भड़के दाऊद और छोटा शकील ने मुंबई में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि डॉन अभी मरा नहीं है। हैरानी की बात देखिए, जिन लड़कों को इस साजिश के लिए भर्ती किया गया उन्हें फिल्म की कहानी नहीं बताई गई बल्कि बांद्रा के गरीब नगर में अवैध मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन का हवाला देकर उनका मजहबी ब्रेन वॉश किया। सूत्रों का कहना है कि एक गहनता से जांच की जा रही है। अधिकारियों की जांच इस बात पर केंद्रित है कि आखिर ये गतिविधियां केवल रेकी तक सीमित थी या किसी बड़े हमले की संभावित तैयारी का हिस्सा था। ऐसे में फॉरेंसिक जांच के दौरान ऐसे कई डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिले तमाम वो सबूत जिसमें संपर्क नज़र आ रहा है, उसकी बात जो है वो सामने आई है और गिरफ्तार आरोपी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जाहिर है अंडरवर्ल्ड में पैसों की तंगी और गिरते ग्राफ के बाद दाऊद अब ISI की बैसाखी के सहारे भारत में किसी रसूखदार शख्स को निशाना बनाकर अपना खौफ दोबारा कायम करना चाहता है। लेकिन वक्त रहते खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को नेस्तनाबूद कर दिया है। मुन्ना झिंगाड़ा का दाव तो उल्टा पड़ गया, लेकिन इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि मुंबई में दाऊद और शकील के बाद डी कंपनी का अगर कोई वारिस है तो वो मुन्ना झिंगाड़ा है, जिसके सहयोगी फिलहाल मुंबई के बांद्रा और कुर्ला एरिया में एक्टिव है। फिलहाल मुन्ना झिंगाड़ा के जो सबसे प्रमुख साथीदार है हुफैजा, उसको दबोचने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस और स्पेशल सेल की तरफ से की जा रही है, जिसके लिए वो ताबड़तोड़ छापेमारी भी डाल रहे हैं। पाकिस्तान कई बार नेपाल के जरिए भी साजिशों को अंजाम देता है। हमारी जांच एजेंसीज को ISI का नेपाल कनेक्शन कई बार मिला है, सबूत सामने आए, आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन जहां तक कूटनीति का सवाल रहा है तो नेपाल और भारत के बीच हमेशा सौहार्द का रिश्ता रहा। अब इसी रिश्ते को वहां की नई सरकार मध्यस्थता के तराजू में तोलने की कोशिश कर रही है। नेपाल के PM बालन भारतीय जमीन को लेकर बयान दे चुके हैं और आपने सुना भी होगा, जियोपॉलिटिक्स के खेल में बयानों के तीर जब एक बार कमान से छूट जाते हैं तो कूटनीति के गलियारों में उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। बयान में तल्खी इतनी ज्यादा थी कि अब नेपाल के विदेश मंत्रालय को खुद सामने आकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। वो बयान था क्या? और सवाल ये भी है
कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे किसी तीसरे देश की शह पर बदला जा रहा कोई बड़ा नैरेटिव हो सकता है। नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह की जुबान से निकले इस बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस एक बयान ने काठमांडू से लेकर दिल्ली तक के राजनयिक गलियारों में बारूद का काम किया। पीएम बालेन शाह ने भरे सदन में खड़े होकर दावा कर दिया कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन दबाई, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतिहास में पहली बार नेपाल के किसी हुक्मरान ने पूरी दुनिया के सामने खुद को घुसपैठिया कबूल किया। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। बालेन शाह के इस बयान की टाइमिंग को समझिए, जो कई सवाल खड़े करती है। क्या ये भारत से रिश्ते सुधारने की कोई बचकानी जिद है, या फिर इस पूरी पटकथा के पीछे चीन का कोई नया और खतरनाक प्रोपेगेंडा है? बालेन शाह ने तीर तो हवा में छोड़ दिया, लेकिन वो सीधे उन्हीं के सियासी करियर के पार निकल गया। खुद नेपाल के विपक्षी दलों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विपक्ष ने पूछा, प्रधानमंत्री जी सबूत कहाँ है? बताइए कि नेपाल ने भारत की जमीन पर डाका डाला है, वरना इस झूठ को इसी वक्त संसद के रिकॉर्ड से हटाइए। एक तरफ बालन के खिलाफ घर में विरोध के सुर बुलंद हुए, तो दूसरी ओर दिल्ली के कूटनीतिक चाबुक के आगे नेपाल के सुर बदल गए। महज चंद घंटों में नेपाल के विदेश मंत्रालय को बाकायदा एक लिखित सफाई जारी करनी पड़ गई। कहा गया, सीमा पर नदियां जब रास्ता बदलती हैं तो जमीन इधर उधर हो जाती है, जिसे फिक्स्ड बाउंड्री प्रिंसिपल कहते हैं। इसी फेर में नो मैंस लैंड यानी 10 गजा इलाके में दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ खेती कर रहे हैं। यानी जो तकनीकी सच्चाई थी उसे पीएम ने अवैध कब्जे का नाम दे दिया। लेकिन असली साजिश इसके आगे है। बालेन शाह ने इस विवाद में 1816 की सुगौली संधि का राग अलापते हुए सीधे ब्रिटेन को पंच यानी थर्ड पार्टी मीडिएटर बनाने की वकालत कर दी, और यहीं से बीजिंग वाली साजिश की बू आने लगी, जिससे भारत अच्छी तरह वाकिफ है। भारत का स्टैंड हमेशा से पत्थर की लकीर रहा है। सीमा विवाद हमारा आपसी मामला है, इसमें किसी तीसरे नंबरदार की दखलंदाजी भारत को कभी बर्दाश्त नहीं होगी। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब जब भारत अपनी सीमाओं पर चीन को धूल चटाता है, तब तब चीन काठमांडू के नए चेहरों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की नाकाम कोशिश करता है। तो भारत ने नेपाल की टेरिटरी में कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट्स नहीं किए हैं। लिपो लेक, लिम्पिया, धुरिया और काला पानी का जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है। भारत इस बारे में अपने बात को बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से और स्पष्ट तरीके से रखता रहा है। और जो लिपो लेक पास है उसके संदर्भ में भी, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संदर्भ में भी भारत का जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। और भारत जाहिर है कि ये जो किसी भी तरीके का सीमा संबंधी क्लेम जो नेपाल के द्वारा किया जाता है वो एक इमेजिनरी क्लेम ही है। भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके बीच सीमा पर ना तो कोई कटीली तारें हैं और ना ही सेनाओं की वो तलखी जो अमूमन सीमाओं पर दिखती है। लेकिन इस ओपन बॉर्डर के पीछे विवाद की एक ऐसी सुलगती हुई कहानी है जो आज की नहीं बल्कि 210 साल पुरानी है। इस पूरे विवाद की जड़ है साल 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई सुगौली संधि। इस संधि के तहत तय हुआ था कि महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिम का हिस्सा भारत का। लेकिन चालबाज अंग्रेज नदी का उद्गम स्थल साफ लिखना भूल गए। यही वजह है कि नदी जब जब अपना रास्ता बदलती है, दोनों देशों के बीच दावों की जमीन खिसक जाती है। चाहे लिपुलेख हो, लिम्पियारधुरा हो या फिर काला पानी के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देना हो, ये सब चीन की विस्तारवादी भूख का ही हिस्सा रहे हैं। सवाल है कि क्या बालेन शाह बीजिंग के ट्रैप में फंस चुके हैं? इस तरीके के बयान उन्होंने जरूर दे दिया है, लेकिन उसका कोई तथ्य उन्होंने नहीं रखा कि आखिर कौन सी भारतीय टेरिटरी का जो इंक्रोचमेंट है वो नेपाल ने किया है। लेकिन अब नेपाल की सरकार इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा जटिल विषय बनेगा कि जिससे कि भारत और नेपाल के संबंधों में कोई बड़ा तनाव आएगा। नक्शेबाजी और चीन के एजेंडे से इतर नेपाल की एक कड़वी हकीकत ये भी है कि जब वहां हिंसा भड़की तो चुन चुन कर बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। लेकिन जब जब दुनिया के किसी कोने में सनातनियों पर संकट आया, भारत ने हमेशा अपनी बाहें फैलाई। आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इसकी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 हिंदू शरणार्थियों को भूमि का अधिकार पत्र सौंपकर उनका हक लौटाया। सीएम योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार करते हुए पूछा कि आखिर इन हिंदू परिवारों को अपने ही देश में दशकों तक संघर्ष क्यों करना पड़ा, क्यों विपक्ष ने इन्हें अछूत बनाकर रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी
द्वारा भूमिदरीय अधिकारी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वो हिंदू परिवार जिनकी पहचान ही कभी उनके लिए खतरा बन गई, जिनके मंदिर, जिनके घर, जिनकी जमीन सब कुछ होते हुए भी वो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह पाए। पाकिस्तान की धरती पर रह रहे ये हिंदू परिवार धीरे धीरे उस डर के साए में जीने लगे थे, जहां हर दिन उनका धर्म उनकी मजबूरी बन रहा था और हर रात ये सोचकर गुजरती थी कि क्या अगली सुबह भी हम इसी जमीन पर चैन से रह पाएंगे या नहीं। इन हिंदू परिवारों की कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन पहचान नहीं बदली जो उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी के नाम को लेकर बनी रही। लेकिन आज बिजनौर के धामपुर में इतिहास ने करवट ली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इन 1645 हिंदू परिवारों को भूमिधरी प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि कैसे हिंदू परिवारों पर जुल्म हुआ और इनकी कई पीढ़ियां अपने ही देश में हक के लिए तरसती रहीं और इन्हीं हिंदू परिवारों की चौथी पीढ़ी को उनका हक मिला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को कभी इन हिंदू परिवारों की चिंता क्यों नहीं हुई। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी उसने भी प्रदर्शन किए, कहां नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर। इसी के साथ कचहरी में आज इतना ही। खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी।